गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ मिले। इन दोनों लीडर्स ने काफी सारी बातों पे चर्चा करी। जैसे श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने ये अश्योरेंस दी कि श्रीलंका की धरती को यूज नहीं किया जाएगा किसी के भी द्वारा भारत को टारगेट करने के लिए। उसी तरह से भारत की तरफ से ये बोला गया है कि जितने भी हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल पोर्ट्स बनाने के लिए, है ना, आप रेलवेज वगैरह के लिए, ये सब जो आपके लोन्स दिए गए थे ना, इनमें से काफी सारे जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे वो ग्रांट्स के अंदर कन्वर्ट किए जाएंगे। और भारत ने ये भी एश्योरेंस दी कि जितनी मदद हम श्रीलंका की पास्ट में करते आ रहे हैं, हम उसको आगे भी जारी रखेंगे। दोनों देशों के जो संबंध है अलग अलग चीजों के अंदर और भी इंक्रीज होंगे, जैसे रीजनल सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई। इसके अलावा नई श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिल लोगों की भी एस्पिरेशंस को फुलफिल करे, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने भी इनके साथ डिस्कशन किया। एंड दोनों लीडर्स ने इस चीज पे अग्री भी किया है। दोस्तों, डेट है आज की 17 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। एक जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है महाकुंभ मेला 2025 के बारे में। देखो, प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि महाकुंभ यहाँ पे होने जा रहा है। तो 5,500 करोड़ के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनॉग्रेट करे गए हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पे महाकुंभ मेला के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि जो महाकुंभ मेला है ये महायज्ञ है यूनिटी का, क्योंकि अलग अलग लोग, पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो साथ में मिलजुल कर कैसे रहा जाता है उसको यहाँ पे ये चीज दर्शाता है। इसके अलावा एक एआई पावर्ड चैटबॉट सहायक के नाम से भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि अलग अलग श्रद्धालुओं को मदद करेगा भारतीय 11 लैंग्वेजेस के अंदर बातचीत करने के अंदर, यानी कि वो अपने जो क्वेरीज होती हैं या फिर कोई भी उनको समस्या आती है वो चैटबॉट के माध्यम से सुलझाई जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज की इंपॉर्टेंस के बारे में भी डिस्कशन किया। अब दोस्तों, इस कुंभ मेला की बात करें तो आप लोग जानते होंगे ना कि कुंभ मेला दरअसल में 4 बार मनाया जाता है 12 साल के समय के अंदर, राइट। और ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग हमें देखने को मिल जाती है। आप लोग ऊपर से कहते हैं कि स्पेस से देखा जाए तो भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। इतनी बड़ी यहाँ पे गैदरिंग हमें देखने को मिल जाती है और ये लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग मानी जाती है। तो लाखों करोड़ों श्रद्धालु होते हैं जो होली रिवर्स के अंदर इस तरह से स्नान करते हैं, अपने जो पाप हैं उनको धोने की कोशिश करते हैं। एंड इसका जो अगर हम फाउंडिंग बात करें ना, तो हमें यहाँ पे पुरानास के अंदर भी इसके बारे में जिक्र मिल जाएगा। लॉर्ड विष्णु के साथ भी काफी सारी बातें यहाँ पे बताई जाती हैं। और एक्चुअली अगर हम हिस्ट्री के अंदर आते हैं तो मौर्य और गुप्ता पीरियड के समय हमें कुंभ मेला का आयोजन देखने के लिए बहुत सारे रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा उसके बाद भी चोलास, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, अकबर अकबर जो थे, इन्होंने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कुंभ मेला को। इसके साथ ही आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने भी यहाँ पे अपने बातों के अंदर इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा आप लोगों ने ना जेम्स प्रिंसेप का नाम सुना होगा। जेम्स प्रिंसेप ना दरअसल में एपिग्राफी के फादर माने जाते हैं। आप लोगों ने अशोका के एडिक्ट्स के बारे में सुना होगा, राइट। अशोकन एडिक्ट्स को डिसाइफर किसने किया था? वो जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। तो जेम्स प्रिंसेप इसी वजह से एपिग्राफी के फादर कंसिडर किया जाते हैं, यानी कि इंस्क्रिप्शंस की स्टडी इन्होंने बहुत अच्छे से करी थी एंड उसके माध्यम से हमने हिस्ट्री को काफी अच्छे से जाना। तो इवन जेम्स प्रिंसेप ने भी इसको डॉक्यूमेंट किया है अपनी वर्क्स के अंदर कुंभ मेला को। कुंभ मेला के अंदर आप देख पाओगे टोटल 4 तरह के आपको कुंभ मेला देखने को मिल जाएंगे। एक तो दोस्तों होता है महाकुंभ मेला, जो कि 144 साल के बाद आता है, यानी कि जब 12 पूर्ण कुंभ मेले हो जाते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे महाकुंभ मेला आता है। ये प्रयागराज के अंदर होता है। फिर होता है अर्ध कुंभ मेला, ये हर 6-6 साल बाद, मतलब एक बार प्रयागराज में, एक बार हरिद्वार में, इस तरह से होता है। और बाकी जो देखो कुंभ मेला होते हैं वो तो आप जानते हो 3-3 साल के बाद होता ही है, ठीक है। टोटल 12 साल में मतलब पूर्ण कुंभ मेला हो जाता है, यानी कि एक बार प्रयागराज, फिर हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन चारों जगह के होता है। अब आपको ध्यान में एक बात और रखनी है कि यहाँ पर इनकी नदियों के नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात कर रहा था हरिद्वार की, हरिद्वार का कुंभ मेला कहाँ पे होता है? गंगा नदी के किनारे के ऊपर। उज्जैन जो आपका होता है वो शिप्रा नदी के किनारे के ऊपर होता है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे के ऊपर। एंड आपका प्रयागराज तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है आपका गंगा, यमुना और सरस्वती का, राइट। उसके अलावा माघ मेला तो हर साल होता ही है प्रयागराज के अंदर, एक छोटा वर्जन होता है महाकुंभ का, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। 2017 के अंदर यूनेस्को ने ना इसको इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था। तो दीज आर समथिंग यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। इंपॉर्टेंस देखो इस बार के महाकुंभ मेला की बहुत डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग 45 दिन का ये इवेंट होगा
एंड ऐसा बताया जा रहा है कि जो 2012 में महाकुंभ हुआ था ना यहाँ पे प्रयागराज में, उससे 3 गुना बड़ा और 3 गुना बजट का यहाँ पे महाकुंभ होने जा रहा है इस बार का। एंड इसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस तो है ही है गंगा यमुना और सरस्वती रिवर का, एंड डेफिनेटली इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड करोड़ों ही लोग यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे धर्मों के, बहुत सारे कंट्रीज के लोग यहाँ पे महाकुंभ को विजिट करते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज जुपिटर्स मून आयोस वॉल्केनिक सीक्रेट। देखो आप लोगों ने ना जुपिटर के 4 मून्स के बारे में सुना होगा। ऐसा बताया जाता है कि जो 4 मून्स है ना, ये आज से 400 साल पहले यानी कि 1610 के अंदर गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे। सुना होगा आप लोगों ने, इसीलिए इनको गैलीलियन मून्स भी या गैलीलियन सैटेलाइट्स भी इस तरह से कहा जाता है। राइट, कौन से हैं ये 4 मून्स? देखो जुपिटर के जो 4 मून्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, एक तो उनमें आ जाएगा आपका गैनीमेड, राइट। फिर आ जाता है आपका कैलिस्टो, राइट। उसके बाद आपका आ जाएगा आईओ, जो हम अभी बात से करेंगे। एंड लास्टली आपका यूरोपा। ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे। गैनीमेड तो इतना बड़ा मून है कि बताया जाता है कि इवन प्लूटो हो गया या इवन मरकरी से भी बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यही लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। उसके बाद कैलिस्टो हो गया। फिर हमें आज जो डिस्कशन करना है ना, वो आईओ के ऊपर करना है। आप पूछोगे क्या है आईओ की खासियत, हम इसके बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? देखो दरअसल में ना नासा का जो जूनो मिशन है, उसने आईओ के ऊपर इतने सारे वॉल्केनोज क्यों अरप्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त कर ली है। एक्चुअल में आईओ की बात करें ना, ये सोलर सिस्टम के अंदर मोस्ट वॉल्केनिक सेलेस्टियल बॉडी है। अब इसी के रिगार्डिंग काफी सारी चर्चा चल रही थी। इवन गैलीलियो ने तो 1610 में बता दिया था। फिर 1979 के अंदर जो वॉयेजर 1 था ना, उसने भी इस चीज को कैप्चर किया था कि हाँ वाकई में यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। अब हमारे सामने इसका सीक्रेट पता लग गया है कि आखिर ऐसा आईओ के ऊपर ऐसा क्या होता है जिस वजह से इतना सारा इश्यूज है या इतने सारे वॉल्केनोज आते हैं। देखो पहली चीज पता क्या है, जो आईओ का ऑर्बिट है ना जुपिटर के आसपास, वो सर्कुलर नहीं है, जिस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस में चेंजेस आते हैं। अगर सर्कुलर होता तो नहीं होते, पर क्योंकि वो सर्कुलर नहीं है उसका ऑर्बिट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में बदलाव आएगा। इस वजह से कई बार उसको पुल किया जाता है जुपिटर और उसके जो मून्स के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स से। इससे क्या होगा, ये जो पुलिंग होती है इससे वो स्ट्रेच होता है, वो बेंड होता है, जिससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हीटिंग होती है। अंदर हीटिंग होगी, उससे कहीं ना कहीं वॉल्केनोस आएंगे। इसके अलावा आईओ के जो बना है ना, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बना है। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये भी एक तरह से इसमें हीटिंग कॉज करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं रॉक्स मेल्ट होती हैं एंड अकॉर्डिंगली वॉल्केनोस आते हैं। तो 2 मेजर रीजन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब इस डिस्कवरी का फायदा ये रहेगा, कहीं ना कहीं हमें जो अब लगा थ्योरीज हैं हम उनको स्टडी कर पाएंगे, राइट। बाकी और मून्स की अंडरस्टैंडिंग हमारी और यहाँ पे इंक्रीज हो पाएगी। ये है इस पर्टिकुलर जानकारी या डिस्कवरी से हमें जो फायदा होने वाला है। बाकी देखो, अगर आप पूछोगे सर क्या यहाँ पे जिंदगी पॉसिबल है इस मून के ऊपर, द आंसर इज नो। एक्चुअली आप नोटिस करो, इतनी ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, इतना रेडिएशन है ना, इस वजह से काफी दिक्कत आने वाली है। बाकी आयु की बात करें, ये धरती के जो मून है, चंद्रमा है, उससे बड़ा है। एंड जुपिटर में थर्ड लार्जेस्ट मून आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने बताया था ना, जो गैनीमेड था वो सबसे लार्जेस्ट है, कैलिस्टो सेकंड लार्जेस्ट है, फिर थर्ड पे आपको आईओ देखने को मिल जाएगा। ये कुछ बातें थी आपको जो पता होनी चाहिए। बाकी जो गैलीलियो ने इन चारों मून्स को मेडिसियन प्लेनेट बोला था। एक्चुअली ना मेडिची फैमिली आपको ना आपकी इटली की जो एक बहुत फेमस फैमिली देखने को मिल जाएगी। ये बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे उस समय के ऊपर, तो उसी के नाम के ऊपर गलीलियो ने इनका नाम भी यहाँ पे रखा था। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक हमारा है अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। देखो अभी रिसेंटली कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर अफ्रीकन स्वाइन फीवर के यहाँ पे केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, उसका आउटब्रेक देखने को मिलेगा। ये देखो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ना, वो पिग्स को इफेक्ट करता है, और ये पहले एंडेमिक हुआ करता था टू सब सहारन अफ्रीका। अब ध्यान में पॉइंट बात क्या रखनी है कि ये केवल और केवल पिग्स को इफेक्ट करता है और वाइल्ड बोर्स को, इसके अलावा नहीं इफेक्ट करता। और ये ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसमिसिबल नहीं होता, इसीलिए ये एक जूनोटिक डिजीज नहीं है। ठीक है, तो एनिमल से ह्यूमंस में नहीं फैलता, इसीलिए जूनोटिक डिजीज नहीं है। अब पिग्स के अंदर या तो उनको बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है पिग्स को, या फिर उनको भूख कम लगती है, उनकी डेथ बढ़ जाती है, एंड या फिर उनकी ब्लीडिंग होती है, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई इनकी ब्लीडिंग यहाँ पे हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं पिग्स के अंदर अफ्रीकन स्वाइन फीवर के। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली ये बात है कि कोई इसके लिए वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो केवल और केवल पिग्स को मारना ही पड़ता है। यही एकमात्र इसका तरीका है इसको कंट्रोल में लाने का, अदरवाइज वो फैलता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा। तो मारना ही पड़ता है पिग्स को, राइट। एंड इसको ना वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड के अंदर भी यहाँ पे इसको लिस्ट किया गया है। दरअसल में ना ये जो आपका एनिमल हेल्थ कोड है, ये एक स्टैंडर्ड्स देता है कि कैसे एनिमल्स की हेल्थ और उनकी वेलफेयर के लिए हमें कैसे काम करना है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए।
तो उनके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे करना है, वो सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर अफ्रीकन स्वाइन फीवर को भी यहाँ पे लिस्ट किया गया है। इसके अलावा देखो आउटब्रेक की वजह से इकोनॉमिक लॉस देखो होगा ही, क्योंकि जो किसान हैं, जिन्होंने पिग्स की खेती कर मतलब पिग्स को यहाँ पे इस तरह से करते हैं, उनको नुकसान होगा। इसके अलावा जैसे केरला के अंदर पोर्क काफ़ी सारा लोग खाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि केरला के अंदर आप नोटिस कर पाओगे ये जो आउटब्रेक आया है, इससे बहुत सारे पिग्स को मारना पड़ेगा। एंड इसके अलावा लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा फैल जाती है कि क्या हो गया, नहीं हो गया। तो ये सब इकोनॉमिक लॉसेस के अलावा ये सब इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आपको अफ्रीकन स्वाइन फीवर समझ आ गया होगा। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है उस्ताद जाकिर हुसैन जी के बारे में। अब आप लोगों ने सुन ही लिया होगा न्यूज़ के अंदर कि रिसेंटली इनकी यहाँ पे डेथ हो गई इन सैन फ्रांसिस्को। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था ना, वो फील्ड के लिए, म्यूजिक फील्ड के लिए बहुत बड़ा रहा है। देखो तबला प्लेयर तो थे ही थे, तबला के अलावा म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर, है ना, बहुत कुछ इन्होंने यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर किया। तो अपने आप में एक पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन ही थे। इनके फादर जो थे उस्ताद अल्लाह राखा खान जी, वो भी एक फेमस तबला प्लेयर थे, ठीक है। और इनके करियर के अंदर इन्होंने रविशंकर जी के साथ, अली अकबर खान, शिव कुमार शर्मा, इन सब के ग्रेटेस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंस के साथ भी काफी काम किया। कुछ एक इनके इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो देखो काम तो इतने थे कि मैं पढ़ते-पढ़ते थक गया था, बट बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मैं कुछ काम आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने अपना अमेरिकन डेब्यू परफॉर्म किया विद रविशंकर जी एट न्यूयॉर्क सिटी। एक शक्ति करके एक म्यूजिकल ग्रुप था जो इनके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था है। इवन इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे चीज काम करे। जैसे स्पेशली अगर हम बात करें 1996 का जो समर ओलंपिक्स हुआ था ना अटलांटा का, वहां पर जो म्यूजिक कंपोज किया गया था ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, वो इनके द्वारा ही कंपोज किया गया था। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन म्यूजिकर्स के साथ इन्होंने यहाँ पे काम किया। तो इंडियन म्यूजिक को ग्लोबल लेके जाने का जो श्रेय होता है ना, वो उस्ताद जाकिर हुसैन जी को जाता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली 2024 में ही इनको 3 ग्रैमीज मिले। जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस एंड बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम। तो टोटल इनको ना अपनी लाइफ के अंदर टोटल 4 ग्रैमी अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं। एक पहले ऑलरेडी मिल चुका था 1996 के अंदर इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, एंड 2019 के अंदर संगीत नाटक अकेडमी फेलो अवार्ड के साथ यहाँ पे सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनको 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण एंड 2023 में पद्म विभूषण से भी सम्माना गया। इसके अलावा ये जो प्रेसिडेंट मूवमेंट रिकॉर्ड्स होता है उसके फाउंडर और प्रेसिडेंट रहे। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये एजुकेटर, मतलब वहाँ पे एज रेजिडेंट की आर्टिस्ट की तरह यहाँ पे इन्होंने वर्क किया है। तो ये कुछ बातें थी जो इनको बारे में आपको पता होनी चाहिए थी। आई होप आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। कर्ज स्टेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, 2 रशियन ऑयल टैंकर्स काफी बुरी तरह से डैमेज हो गए कर्ज स्टेट के अंदर, जिस वजह से ऑयल स्पिल हो गया। तो थोड़ा सा ये जो टॉपिक है ना, ये लोकेशन पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो आप यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करो, या इसी इसी में अंडरस्टैंड करना, ये है आपकी कर्ज स्टेट। यहाँ पे, यहाँ पर एक साइड आपको सी ऑफ एजॉव देखने को मिल जाएगा, नीचे है आपका ब्लैक सी। तो सी ऑफ एजॉव और ब्लैक सी को सेपरेट करता है, मतलब यहाँ पे बीच में आपको कर्ज स्टेट देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर आपका जो क्रीमियम पेनिनसुला है और इधर रशिया का रीजन है, उसके बीच में यहाँ पे कर्ज स्टेट है, ठीक है। आप नोटिस भी कर पाओगे यहाँ पे, ये वाले रीजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये वाला, यहाँ पे रशिया, यहाँ पे क्रीमिया, यहाँ पे सी ऑफ एजॉव, यहाँ पे आपके ब्लैक सी। इवन अगर आप ब्लैक सी से आगे जाते हो तो सबसे पहले आपको बॉस्फोरस स्टेट आती है, वो सेपरेट करती है यहाँ पे मार्मरा सी को। फिर मार्मरा सी के आगे आपका डार्डनल स्टेट आ जाती है, फिर आगे जाके आपका मेडिटेरियन सी आ जाता है। ये कुछ बातें हैं लोकेशन पर्सपेक्टिव से आपको जाननी चाहिए। तो स्टेट अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, मैंने आप बता ही दिया कैसे कैसे सेपरेट करता है। इसके अलावा रशियन एक्सपोर्ट होना हो क्रूड ऑयल का, ग्रेन का, लिक्विड नेचुरल गैस का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रीमिया से बहुत ही पास में है। आप लोगों ने 2014 में देखा ही होगा जो क्रीमियम एनेक्सेशन हुआ, तो उस वजह से जियोपॉलिटिकल पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड अदरवाइज भी मैरीटाइम, मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के लिए डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रीमियन सिटी ऑफ जो कर्च है ना, दरअसल में उसी के थ्रू, उसी का जो नाम था वो स्टेट को यहाँ पे दिया गया है, जिसकी काफी अपने आप में रेलेवेंस बन जाती है। अगला टॉपिक है दोस्तों जल वाहक स्कीम के बारे में। देखो आप लोग ना वाटरवेज के बारे में जानते होंगे, है ना। वाटरवेज की जब मैं बात करता हूँ ना, तो वाटरवेज से किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना अपने आप में काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। एक तो देखो कॉस्ट कम लगती है, दूसरी चीज इन्वायरमेंट कम पोल्यूट होगा, है ना, बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। एंड तीसरी चीज क्या है, आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर जो रोड्स या रेलवेज इतने ज्यादा जो कंजस्ट हो रखे हैं ना, उनको डीकंजेस्ट करने के अंदर भी वाटरवेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड आप नोटिस करो ना यार, ऐसा बताया जाता है, वैसे तो अलग अलग एस्टिमेट है, पर अगर आप एक बॉक्स को, जो कि 1 kg का बॉक्स है,
अगर आप उसको 1 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, तो एवरेज कॉस्ट जो उसकी लगती है ना, वो लगभग 3 रुपए के आसपास लगती है। ये रोड की बात कर रहा हूँ। अगर आप रेलवेज़ के थ्रू भेजते हो, तो ये कॉस्ट कम होके लगभग 1 रुपए के आसपास हो जाती है, राइट? पर अगर आप उसको वाटरवेज़ के माध्यम से भेजते हो ना, तो कॉस्ट उसकी 30-40 पैसे के आसपास हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना सस्ता आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो यार, उसके और भी सरकार को भी फायदे हैं, है ना? रोड्स डीकंजेस्ट होती हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट की पोल्यूशन वगैरह हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। ये सब फायदे हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे वाटरवेज को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवेज आपको पता भी होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं नेशनल वाटरवे वन की, ये नेशनल वाटरवे वन आपका गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। नेशनल वाटरवे टू की बात करूं तो वो यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से और भी बहुत सारे आपको वाटरवेज देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकली तो देखो, सरकार ने 111 नेशनल वाटरवे यहाँ पे बनाए हैं, पर अभी के लिए 13 करंटली ऑपरेशनल है शिपिंग, नेविगेशन और कार्गो एंड पैसेंजर वेसल्स के लिए। अब यहाँ पर ना सरकार पता क्या कर रही है, सरकार ना वाटरवेज को और प्रमोट करना चाहती है। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप नोटिस कर पाओगे भाई, कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। जो लोग अपना सामान लेकर जा रहे हैं, उनको कुछ इंसेंटिव दोगे, तो वो लोग ज्यादा वाटरवेज का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी वजह से क्या हुआ है ना, एक स्कीम लाई गई है, जलवाहक स्कीम। जलवाहक स्कीम में क्या होगा, 35% रीएम्बर्समेंट होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट का। मतलब अगर मान लो कि आप अपना सामान 300 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे लेके जाते हो ना, तो जो भी आपका खर्चा हुआ ऑपरेशन कॉस्ट, मान लो आपका 1 करोड़ खर्चा हुआ, तो 35% यानी कि 35 लाख वो सरकार आपको रीएम्बर्स कर देगी। ये पहले 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो कोशिश यही है कि ऐसे और चीज हम यहाँ पे प्रमोट करें। तो नेशनल वाटरवे वन, नेशनल वाटरवे टू और 16 के लिए अभी के लिए यहाँ पे ये चीज को स्टार्ट किया गया है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, नेशनल वाटरवे 2016 के माध्यम से 111 इनलैंड वाटरवेज यहाँ पे हमने डिक्लेयर किए थे। ये जो स्कीम है जलवाहक स्कीम, ये आपका इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड, ये दरअसल में इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों बात करें अगर इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसको 1986 में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि इनलैंड वाटरवेज हम डेवलप कर पाए फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना, उनको मेंटेन करना इन्हीं की जिम्मेदारी रहती है। इसके हेडक्वार्टर्स नोएडा में है, एंड जो भी इसको पैसा चाहिए होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ग्रांट्स के थ्रू इसको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। बाकी आप नेशनल वाटर वन, वाटर टू मैंने आपको बता ही दिया। एक गंगा नदी के ऊपर है, दूसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है विद रिगार्ड्स टू डीलिमिटेशन कमीशन। इसको आप पढ़िए एंड बताइए इनमें से सही आंसर किसका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन 2 की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन रहेगा विद रिगार्ड्स टू ऑलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है। एंड क्वेश्चन 3 की बात करें तो आपका पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपसे होमवर्क पूछा था एनएफटी के बारे में, नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में। देखो फंजिबल की जब हम बात करते हैं ना, फंजिबल का मतलब होता है उसका डिवाइड किया जा सकता है ना? और जब नॉन फंजिबल बोल दिया मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होते हैं, अपने आप में ना यूनिक होते हैं। आप इस बात को समझना। ठीक है। बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा, ये एक तरह से ना एनएफटी कुछ नहीं है, ये आपके ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स है। ठीक है। किसी भी चीज को आप उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो एनएफटी हो सकता है। ये आपकी कुछ ड्राइंग हो सकती है, आपकी वीडियो हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कोई सेल्फी हो सकती है, कोई फोटोज हो सकती हैं। उनको आप एनएफटी में कन्वर्ट करवा सकते हो, फिर उसको ट्रेड कर सकते हो यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। यही होता है आपका एनएफटी। एनएफटी के माध्यम से ना आपने क्या किया, आपने ओनरशिप क्लेम कर दी अपने वीडियो की, अपने म्यूजिक की। वो होता है एनएफटी। तो यूनिक होता है, अपने आप में एक डिजिटल एसेट हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें ना, तो पहले दो स्टेटमेंट्स तो आपको बहुत आराम से पता लग जाएंगे कि हाँ सर, पहले दो स्टेटमेंट्स में तो कोई गलती नहीं है। अब फर्क क्या आता है यहाँ पर, अगर हम बात करें ना स्टेटमेंट 3 की, यहाँ पर इनको आप इक्वलेंसी के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। क्या मतलब, मैंने कहा ना एनएफटी क्या होते हैं, ये यूनिक होते हैं, ये अलग होते हैं, दीज आर डिफरेंट, है ना? क्रिप्टो करेंसी से काफी ये अलग चीज होती है। तो इस वजह से एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन आप इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इक्वलेंसी पे ट्रेड या एक्सचेंज नहीं होते। इनको अंडरस्टैंड करो, ये अपने आप में यूनिक होंगे। अगर यूनिक होंगे तो कैसे आप इनको किसी चीज पे आप वो कर पाओगे, है ना? किसी चीज को अगर जो जो चीज यूनिक हो जाएगी, जो चीज नॉन फंजिबल हो जाएगी, उस केस में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 आपका इनकरेक्ट है, पर पहले दो अपने आप में करेक्ट बन जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, वो था मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, एंड साथ में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, जो सदा
सीख एक्सरसाइज है ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज सूर्य किरण की बात करें तो डेफिनेटली ये भी भारत और नेपाल के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखने को मिलती है। पर अगर हम बात करें कोंकण एक्सरसाइज की तो ये फ्रांस के साथ नहीं बल्कि भारत की नेवी और यूके की जो रॉयल नेवी है उसके साथ आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए थर्ड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसलिए ओनली टू आर करेक्टली मैच्ड। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन था आईवीएफ के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप लोगों ने आईवीएफ सुना होगा। दरअसल में क्या होता है, आईवीएफ के माध्यम से ना जो आपके मेच्योर एग्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है ओवरी से, राइट, एंड वो फर्टिलाइज होते हैं इन अ लैब बाय अ स्पर्म। ठीक है, बेसिकली लैब के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है। फिर एक प्रोसीजर किया जाता है जिसके माध्यम से जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं जिनको एम्ब्रियोस बोलते हैं उनको यूट्रस में रखा जाता है, ठीक है, जहां पर बेबीज आपके डेवलप होते हैं। तो एक जो फुल साइकिल होता है आईवीएफ का लगभग वो 3 हफ्ते लेता है, ठीक है। तो इसके बेसिस के ऊपर ये प्रोसेस लंबा या कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर थिंग्स। बट इस तरह से आईवीएफ के माध्यम से क्या किया जाता है, जिन कपल्स को बच्चा नहीं हो रहा होता तो उनको यहाँ पर आईवीएफ ट्रीटमेंट के माध्यम से ये चीज करी जाती है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये कपल के अपने खुद के एग्स या अपने खुद के स्पर्म से नहीं किया जा सकता। क्या ये बात सही है? नहीं। यहाँ पर क्या होता है, आईवीएफ में कपल के अपने एग्स और अपने स्पर्म्स भी हो सकते हैं, या आप चाहो तो किसी डोनर के थ्रू भी ये चीज आप ले सकते हो। तो ये बात इसलिए गलत है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट है। और कल जो होमवर्क दिया था एक था ईपीएफओ के बारे में। ईपीएफओ आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर था, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। डेजर्ट नाइट की बात करें तो यस दैट इज करेक्ट, इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में होती है, दैट इज करेक्ट। आईएफएडी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर आपके डेफिनेटली रोम इटली के अंदर ही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आप सभी को अच्छी चीजें समझ आई होंगी। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।